जय हिंद दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस का एक नया चैप्टर जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, कोशिका। इसके पहले हमने कोशिका का पार्ट 1 अपलोड कर दिया जिसमें मैंने कोशिका के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताया है और उसमें मैंने कोशिका के कुछ अवयव के बारे में बताया, जैसे कि जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होता है, गाल्जी बॉडी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बता चुका है। एक बार उसे मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं वह कोशिका के चारों ओर बनी एक पतली झिल्ली के अंदर स्थित रहते हैं और इस झिल्ली को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था सेल वॉल क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर दीवार की तरह एक संरचना होती है, एक दूसरा आवरण होता है जो कि कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो कि कोशिका भित्ति कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं वह एक द्रव में स्थित रहते हैं जो कि कोशिका झिल्ली के अंदर होता है और इसी द्रव को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दो तरह का होता है। एक जीव द्रव्य जो होता है वह कोशिका के केंद्र के अंदर होता है और एक दूसरा जो जीव द्रव्य होता है वह केंद्र के बाहर होता है। तो इस हिसाब से इसका दो नाम हो जाता है। पहला नाम इसका होता है कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक दूसरा द्रव जो कोशिका के केंद्र के अंदर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से जीव द्रव्य भी दो तरह का हो जाता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य का लगभग 80% पार्ट में जल होता है और इसके 20% पार्ट में कुछ अन्य चीजें जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीजें होती है। और इसी जीव द्रव्य में अगर 1% की कमी आती है तो आदमी को प्यास लगता है और 10% की कमी हो जाती है तो आदमी मर जाता है। तो ये हो गया जीव द्रव्य। फिर इसके बारे में फर्स्ट नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होती है, यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है, यानी कि कोशिका सांस लेने का काम माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र बनता है और उस क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिल जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है जो कि ऊर्जा का रूप होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था गाल्जी काय क्या होता है। तो ये जो गाल्जी काय होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाए गए भोजन को शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम गाल्जी काय करता है। इसीलिए गाल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को अलग अलग भागों में पहुंचाता है। जैसे आप जिस अंग से कार्य कर रहे हैं अगर वो आपका थक जाता है, मान लीजिए अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हाथ से लिखते लिखते ये हाथ थक जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो दूसरे जगह की कोशिकाओं से एनर्जी लेकर वो जो गोल्जी बॉडी होता है वह आपके हाथ तक पहुंचा देता है। तो ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी जो कि यातायात यानी कि कह सकते हैं एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, सेल में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है। का यानी सेंट्रोसोम ये जो होता है जीव द्रव्य में पाया जाता है। इसकी खोज बोबेरी ने किया था और ये सेल डिवीजन करता है यानी कोशिका का विभाजन करता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाना कोशिका विभाजन कहलाता है और ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि शरीर के जिस अंग की कोशिका मर जाती है वहां का स्थान खाली हो जाता है तो ये सेंट्रोसोम बगल वाली कोशिका का विभाजन करके उसको उसके स्थान पर भेज देता है। तो इस तरीके से कोशिका का कवरअप जो होता है वह सेंट्रोसोम के माध्यम से हो जाता है। तो ये रहा आपका सेंट्रोसोम। आगे बात कर लेते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यह कोशिका को आंतरिक संरचना और साथ ही साथ आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो जो कोशिका होती
वह पिचक जाती, इसलिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह कोशिका को अंदर से एक आकार प्रदान करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका जिसको कहते हैं प्लेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका जिसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक प्लेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्लेन वाला पार्ट होता है, ये जो प्लेन वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, यह वसा यानी फैट का निर्माण करता है, जो कि आपके कोशिका झिल्ली को मजबूत बनाए रखता है। फैट का निर्माण करने वाला होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लेन वाला पार्ट। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है जो कि खुरदुरा यानी रफ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला साइड होता है, एक्चुअली वो रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, और यही राइबोसोम क्या करते हैं, इस वाले साइड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करते हैं। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम अंतःप्रदव्य जालिका के रफ वाले साइड पर पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी खोज पैलेडे ने किया था। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका में भी पाया जाता है, और कोशिका के कुछ अन्य भागों में भी राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वह होता है प्रोकैरियोटिक जीव में, प्रोकैरियोटिक जंतु जो होते हैं उनमें पाया जाता है, और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे और इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या चीजें यूकैरियोटिक में पाई जाती है, क्या चीजें प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी ये राइबोसोम को बताते हैं। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। जो यस होता है वो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि आकार को बताता है। 70S राइबोसोम जो होता है वो छोटा होता है और 80S जो होता है वो बड़ा होता है। एक्चुअली में इसमें छोटा बड़ा आकार को आप देखकर नहीं बताएंगे कि ये छोटा या बड़ा है। ये जो यस होता है आप उसी से निर्धारण करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यानी कि दो चीजों को अगर किसी लिक्विड में डाला जाए, जो चीज पहले नीचे गिरेगी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो बड़ी मानी जाएगी, और जो चीज बाद में गिरेगी उसे हम छोटी मानते हैं। तो यानी राइबोसोम दो तरह का होता है, 70S और 80S। 80S का साइज बड़ा होता है और 70S का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर यह हो गया राइबोसोम। अभी हम बात कर लेते हैं आगे लाइसोसोम के बारे में। यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसे जल अपघटक एंजाइम ही लाइसोसोम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। क्योंकि लाइसोसोम का काम यह होता है कि अगर कोशिका के कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाना, तो किसी वजह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, तो ये जो लाइसोसोम होता है ये अपने अंदर से जल अपघटक एंजाइम को निकालता है और उसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर फेंक देता है। तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, ये गल जाता है। एक तरीके से जो लाइसोसोम होता है वह कोशिका के अंदर का पाचक काम करता है, यानी कोशिकीय पाचक का काम लाइसोसोम करता है। कोशिका के जो भी अवयव सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उस अवयव या उस पार्ट को जो लाइसोसोम होता है अपने अंदर से जल अपघटक एंजाइम निकाल कर उसके ऊपर डाल देता है और वो पार्ट वहां से साफ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कोशिका के जो जितने भी अंग होते हैं वह काम करना बंद कर देते हैं।
तो यहाँ पर एक तरीके से वो कोशिका खराब हो जाती है, तो जो लाइसोसोम होता है वह खुद को ही पूरा फाड़ लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर के सारे जल घटक एंजाइम निकलकर पूरी कोशिका को समाप्त कर देते हैं और वो कोशिका पूरी तरीके से गल के साफ हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोशिका मर जाती और मरकर वैसे ही सड़ी रहती, शरीर का वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लगता। इसलिए जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर की जल घटक एंजाइम को निकाल कर पूरे कोशिका को ही साफ कर देता है। में लाइसोसोम ही मर जाता है तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ का लाइसोसोम मर गया तो इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर के जो लाइसोसोम होते हैं वो अपने अंदर के जल घटक एंजाइम को निकाल कर उसके ऊपर डालते रहते हैं, जिससे कुछ समय के बाद वो जो आपका कोशिका होता है, मरा हुआ कोशिका, वो वहां से गल के साफ हो जाता है और इस तरीके से वो वाला डैमेज पार्ट जो आपका सही हो जाता है। तो ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सेल के अंदर। रसधानी यानी कि वैकुल्स जो होता है वो जीव द्रव्य में ही उपस्थित रहता है और इसका मेन काम होता है कोशिका के अंदर पानी का संग्रहण करना। हमारा जो शरीर होता है उसका लगभग 65% पूरा पानी है शरीर में। तो कहेंगे सर अगर 65% पानी है तो वो पानी है कहाँ? शरीर में तो केवल 2 ही 3 लीटर पानी होता है, 4 लीटर या 5 लीटर होता है जो हम रोज पीते हैं, वो पेट के अंदर होता है। लेकिन अगर 65% पानी होता है तो वो पानी कहाँ होता है? तो एक्चुअली में वो जो पानी होता है वह पूरे शरीर में जो कोशिकाएं फैली हुई हैं उस कोशिका के रसधानी के अंदर होता है। जो वैकुल्स होता है उसके अंदर वाटर का कलेक्शन रहता है, इसीलिए पूरा शरीर में जगह जगह जितनी भी कोशिकाएं हैं उस हर एक कोशिका में थोड़ा थोड़ा पानी रहता है और पूरा शरीर में कोशिकाओं के साथ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए लगभग शरीर में 65% पानी ही होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कोशिका का सबसे मेन पार्ट जो कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। उसके बाद कोशिका का केंद्रक जो कि कोशिका का बहुत ही मेन पार्ट होता है और पूरी कोशिका को ये कंट्रोल करके रखता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिका का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन ऑफ सेल होता है, वो न्यूक्लियस ही होता है। ये क्या करता है, कोशिका के सभी अंग पर नजर रखता है कि कौन सा पार्ट सही से काम कर रहा है। जो पार्ट सही से काम नहीं करेगा उस पार्ट को ये जो न्यूक्लियस होता है लाइसोसोम के द्वारा उसे खत्म कर देता है या गला कर पूरा समाप्त कर देता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ अवयव रहते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन होता है उसी में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र होते हैं, तो उसको हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोशिका के बारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।